हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। दिस इज चैनल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, which is very important for most of the exams and most of the exams and the state exams and JEE exams. Okay, so this is a book which I cover, that is called the RS Puri and JK Gupta. These are the questions of RS Puri and JK Gupta. So let us start now. The question number one, that is the, as you see, the question number one is, in the reinforcement concrete structure. The first question is, in the reinforcement concrete structure. I take the pencil right now. Okay, okay. So the first question is, reinforcement concrete structure. The steel reinforcement consists of, in the reinforcement concrete structure. अगर किसी reinforcement concrete structure को देखेंगे तो स्टील reinforcement क्या consist करता है. स्टील reinforcement consist of, तो स्टील reinforcement consist of deformed bar, cold twisted bar या फिर mild steel एंड मीडियम टेंसाइल बार और फिर ऑल ऑफ दिस. तो जो स्टील होता है जो हम लोग उसमें देखते हैं, ठीक है, जब हम लोग कंक्रीट बनाते हैं, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट जब हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे कौन सा बार यूज़ करते हैं, डिफॉर्म्ड बार, कोल्ड ट्विस्टेड बार या फिर माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल बार. तो हम लोग यहाँ पे तीनों बार यूज़ करते हैं. सो ऑल ऑफ दिस इज द correct answer. All of these is the correct answer. Now the question number two. A twisted bar has about more yield stress than the ordinary or mild steel bar. तो ट्विस्टेड बार का जो होता है वो ट्विस्टेड बार हैज़ अबाउट 50%, ठीक है, 50% मोर यील्ड स्ट्रेस दैन द ऑर्डिनरी बार. 50% क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है. 50% इसको क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी बार, एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील बार से, ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इज़ अबाउट 10 to 15% ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ. The compressive strength of the concrete is about 10 to 15% of the tensile strength. ये कहीं तो मेंशन ऐसा नहीं हुआ, हम कोड में भी अगर देखेंगे, कोड में भी अगर देखते हैं तो ये कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं है कि जो हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट जो होगा वो 10 से 15% जो होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ में ज़्यादा होता है. तो ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कहीं भी कोड में मेंशन नहीं है. सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. ये हमारा क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट है. तो आई एस कोड हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज़ करते हैं, IS 456 यूज़ करते हैं. तो IS कौन सा कोड यूज़ करेंगे, हम लोग IS 456 यूज़ करते हैं. ये यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, इसमें IS 456 यूज़ करते हैं. और जितने भी कंक्रीट स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं. ओके, now the fourth question is, in a singly reinforced beam, अगर सिंगली reinforced beam है तो स्टील reinforcement इज प्रोवाइडेड है. तो स्टील reinforcement हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, इन सिंगली reinforced beam द स्टील reinforcement इज प्रोवाइडेड. स्टील reinforcement कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हम लोग, टेंसाइल जोन में, कॉम्प्रेसिव जोन में, बोथ टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव जोन में और न्यूट्रल जोन में. तो आप लोग भी जानते होंगे ये जब हम लोग बीम बनाते हैं तो जो कंक्रीट होता है वो क्या होता है, ऊपर जो होता है वो कॉम्प्रेशन में अच्छा होता है और नीचे वाला जो पार्ट होता है जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होता है वो टेंशन में अच्छा होता है. तो टेंशन में ये वो क्यों अच्छा होता है, आप सुनते हैं कि ऊपर कॉम्प्रेशन वाला अच्छा होता है, नीचे टेंशन वाला अच्छा होता है. न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कॉम्प्रेशन में अच्छा होगा, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंशन में अच्छा होगा. तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंक्रीट जो होता है, जो सीमेंट कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन लेने में अच्छा होता है. लेकिन जो हमारा स्टील होता है, स्टील अगर देखें तो स्टील जो होता है वो टेंशन होता है, ठीक है. जब हम लोग इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो रिन्फोर्समेंट होता है वो रिन्फोर्समेंट
स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्समेंट। दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे जो आंसर होगा, in a simply supported reinforced concrete beam the reinforcement is placed below the neutral axis, below the neutral axis. Now the sixth question number, the joint action of the steel and the concrete, the joint action of the steel and concrete, जो joint action होता है स्टील और concrete का in the reinforced concrete section, reinforced concrete section में वो किस पे डिपेंड करता है, वो क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है। द जॉइंट एक्शन ऑफ द स्टील एंड द कॉन्क्रीट इन द कॉन्क्रीट इन द रेनफोर्स कॉन्क्रीट सेक्शन डिपेंड्स अपॉन बाउंड बिटवीन द कॉन्क्रीट एंड द स्टील, जो बाउंड होता है स्टील और कॉन्क्रीट के बीच में, उस पे जॉइंट जो होता है, जॉइंट एक्शन जो होता है रेनफोर्समेंट, जॉइंट एक्शन जो उसमें होता है वो डिपेंड करता है किस पे, बाउंड एक्शन बिटवीन द कॉन्क्रीट और स्टील के, उसके बाउंड एक्शन पे, या फिर एब्सेंस ऑफ द कोरोजन ऑफ द स्टील बार एम्बेडेड इन द कॉन्क्रीट, और फिर प्रैक्टिकली इक्वल थर्मल एक्सपेंशन और बोथ द कॉन्क्रीट एंड स्टील। तो एक्चुअली क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन भी क्या होता है, सेम होता है। अगर कॉन्क्रीट और स्टील का थर्मल एक्सपेंशन देखें तो वो सेम होता है। एब्सेंस ऑफ कोरोजन, एब्सेंस ऑफ कोरोजन ऑफ द स्टील बार एम्बेडेड इन द कॉन्क्रीट। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टील को बचाते हैं, ठीक है, स्टील को बचाते हैं किस रस्टिंग से, कंक्रीट के रस्टिंग से होने से बचाते हैं, सॉरी स्टील को बचाते हैं रस्टिंग होने से, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट को कवर अप करते हैं, कंक्रीट से कवर अप करते हैं स्टील को, दैट्स वाई ये हम लोग करते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे इसका हो जाएगा। तो बाउंड जॉइंट एक्शन जो होता है वो किससे होता है, जॉइंट एक्शन ऑफ द स्टील एंड कॉन्क्रीट इन द रेनफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट सेक्शन डिपेंड्स अपॉन, ये सभी पे डिपेंड्स करते हैं। जो जॉइंट एक्शन स्टील और कॉन्क्रीट का होता है वो किस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, वो किस पे डिपेंड करते हैं, जॉइंट बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट, द बाउंड बिटवीन कॉन्क्रीट एंड स्टील इन द बार, एब्सेंस ऑफ द जो एब्सेंस ऑफ द कोरोजन इन द स्टील एंड एम्बेडेड इन द कॉन्क्रीट, कोरोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्टील में कोरोजन नहीं होना चाहिए। अगर कोरोजन होगा तो जॉइंट एक्शन स्टील और कॉन्क्रीट का बीच का ख़राब हो सकता है, क्योंकि कोरोजन जो होता है वो ज़्यादा कॉन्क्रीट के अच्छे से बाउंड नहीं बना सकता है, जो कॉन्क्रीट जो होगा वो बहुत अच्छा से बाउंड नहीं बना सकता है। एक नॉन रस्टेड, मतलब एक फ्रेश स्टील, एक बिना रस्टेड वाला स्टील, रस्टेड स्टील के बीच का अगर देखें तो ये रस्टेड स्टील हमारे अच्छा से बाउंड नहीं बना सकता है एज कम्पेयर टू डैट। ओके, so we are covering these questions, and the next question is, now the 7 number question, in a singly reinforced beam the effective depth, in a singly reinforced beam the effective depth is measured with the compression edge to with the compression edge to the with the compression edge to the with the compression edge to, in a singly reinforced beam the effective depth, जो इफेक्टिव डेप्थ हम लोग मेजर करते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में, द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर फ्रॉम द कॉम्प्रेशन जोन टू, कॉम्प्रेशन जोन टू कहाँ से हम लोग मेजर करते हैं, कॉम्प्रेशन जोन कहाँ पे होता है, ऊपर वाला जो हो गया वो क्या हो गया, कॉम्प्रेशन जोन हो गया, और फिर कॉम्प्रेशन जोन टू द सेंटर ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट। तो सेंटर ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट पे हम लोग कहाँ पे, सेंटर ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट तक हम लोग मेजर करते हैं। एक्चुअली होता क्या है होता क्या है कि हम लोग कहाँ पे मेजर करते हैं, एक हम लोग पेज लेते हैं, अभी पेज लेके हम लोग समझेंगे। एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर फ्रॉम द कॉम्प्रेशन जोन टू द सेंटर ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ठीक है, अभी हम लोग एक पेज लेते हैं, ठीक है, इस पर हम लोग कवर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया एक पेज, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे
तो इफेक्टिव डेप्थ हम लोग कहाँ पे मेजर करते हैं? अगर ये मेरा क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोगों ने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया। अब इसका भी हम लोग क्या लेंगे, सेंटर लेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, कंप्रेशन जोन हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, टेंशन जोन हो गया, ठीक है। टेंशन जोन हो गया, कंप्रेशन जोन हो गया। तो अब हम लोग को पूछ रहा है कि भैया इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ हम लोग कहाँ से कहाँ तक मेजर कर पाएंगे। तो इफेक्टिव डेप्थ जो होता है वो हम लोग कहाँ पे करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, सेंटर ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट, सेंटर ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट तक हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ को मेजर करते हैं, जिसको कि हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। तो स्मॉल डी इज द इफेक्टिव डेप्थ। ओके, क्लियर है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है एनालिसिस ऑफ द रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट कैन बी डन बाई। जो एनालिसिस हम लोग करते हैं रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट का, एनालिसिस ऑफ रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट इज डन बाई, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन थ्योरी से ही एनालाइज करते हैं हम लोग। तो स्ट्रेट लाइन थ्योरी इज द करेक्ट आंसर। इलास्टिक थ्योरी से भी हम लोग करते हैं, अल्टीमेट लोड थ्योरी से भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। ओके, ऑल ऑफ दी इज द करेक्ट आंसर। जो हम लोग मेजर करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं रेनफोर्समेंट का, ठीक है, एनालिसिस ऑफ रेनफोर्समेंट का एनालिसिस जो करेंगे वो हम हर एक चीज़ से करते हैं। ये तीनों से मेजर करेंगे, स्ट्रेट लाइन थ्योरी, इलास्टिक थ्योरी और अल्टीमेट लोड थ्योरी से ही। Now the question number 9, the application of the elastic theory of the beam is based on the assumption। जो एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक थ्योरी है, एक्चुअली ये थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी का ही पार्ट है। तो एप्लीकेशन ऑफ द इलास्टिक थ्योरी ऑफ द बीम इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन डैट, कौन से एजम्पशंस पे जो है वो हमारा ये बेस्ड है। तो एप्लीकेशन ऑफ द इलास्टिक थ्योरी ऑफ द बीम, एप्लीकेशन ऑफ द इलास्टिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन द, तो at the cross section, at any cross section, plane section before bending remains plane after the bending। तो एक्चुअली जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं, बीम को डिज़ाइन करते हैं, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि सम एजम्पशंस को मानते हैं। कुछ एजम्पशंस हैं जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि हाँ दीज आर द एजम्पशंस, एंड इसी एजम्पशंस पे हम लोग को काम करना होता है। तो यहाँ पे भी वही एजम्पशंस पूछ रहा है। द एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक थ्योरी ऑफ टू द बीम इज बेस्ड अपॉन द एजम्पशन दैट at any cross section the plane section before bending remains plane after the bending। This is the first assumption। Now the second assumption, all the tensile stress are taken up by the reinforcement alone and non by the concrete। यानी कि जितना भी जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट टेंसाइल स्ट्रेस जो आएगा वो कौन लेगा, वो हमारा लेगा रेनफोर्समेंट लेगा, और कंक्रीट क्या लेगा, हमारा कंप्रेशन लेगा, ठीक है। द स्टील रेनफोर्समेंट इज फ्री फ्रॉम इनिशियल स्ट्रेस एंड वाइल एम्बेडेड इन द कंक्रीट। यानी कि जो होता है स्टील रेनफोर्समेंट फ्री फ्रॉम द इनिशियल स्ट्रेस, जो इनिशियल स्ट्रेस आता है, जैसे हम लोग कंक्रीट बना लिए, रेनफोर्समेंट जैसे छत डालें, तो छत पे जैसे ही लोड आता है, तो ऐसा नहीं कि सबसे पहले वो रेनफोर्समेंट पे ही लोड आ जाएगा। सबसे पहला जो लोड आता है, जो स्ट्रेस आता है, वो कौन लेता है, वो हमारा कंक्रीट लेता है। तो स्टील रेनफोर्समेंट इज फ्री फ्रॉम द इनिशियल स्ट्रेस व्हेन इट इज़ एम्बेडेड इन कॉन्क्रीट। जब वो कहाँ पे है, कॉन्क्रीट में, यानी कि सबसे पहले कॉन्क्रीट लेगा फिर। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एयर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, इन अ केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, the tensile zone is above the
न्यूट्रल एक्सिस। जो टेंसाइल जोन होता है, इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम द टेंसाइल जोन इज एबव द न्यूट्रल एक्सिस। टेंसाइल जोन क्या न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होता है या फिर न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होता है? In the case of cantilever beam, the tensile zone is above the neutral axis और below the neutral axis। आप लोग ये कमेंट में ये बताएं कि ये सही है या गलत है, ठीक है। जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट है, जो सभी ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम द टेंसाइल जोन इज एबव द न्यूट्रल एक्सिस। एबव द न्यूट्रल एक्सिस, क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। ठीक है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सिग्मा सी बी is the permissible stress in the compression due to the bending, sigma CB C होना चाहिए in the if CB is sigma CB is the permissible stress in the compression due to the bending in the concrete is Newton per mm square. The modular ratio is of the order of, तो मॉडुलर रेशियो क्या होता है? 280/3 सिग्मा सी बी सी बी, तो बहुत आसान है। व्हेन द लोड ऑन द रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन द लोड ऑन द रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम इज ए स्मॉल सो दैट द टेंसाइल स्ट्रेस सेटअप इन द concrete below the neutral axis is smaller than the permissible, then the concrete area neutral axis will be not attacked. Then the concrete area above or below the neutral axis will not be attacked. When the load on the reinforcement concrete beam is small, अगर लोड क्या है, छोटा है, so that the tensile stress set up in the concrete below the neutral axis, tensile stress set up in the concrete below the neutral axis smaller than the permissible, the concrete area, then the concrete area below the neutral axis will not be attacked, ठीक है। यानी कि क्या हम लोग बोल रहे हैं, या एबव द न्यूट्रल एक्सिस या बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो जो बिलो होता है, जो कंक्रीट एरिया जो होगा बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि जो लोड सबसे पहला जो लोड आता है, इनिशियल लोड कहाँ पे आता है? एबव द न्यूट्रल एक्सिस पे आता है। तो इनिशियल लोड, तो यहाँ पे जो नॉन अटैकेबल नॉन क्रैकेबल जो होगा वो बिलो द न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए सिंगली रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम इफ द लोड इज़ वेरी स्मॉल, अगर लोड बहुत ही स्मॉल है, इफ द लोड इज़ वेरी स्मॉल ओनली द कॉन्क्रीट विल रेजिस्ट द टेंशन, कॉन्क्रीट रेजिस्ट करता है टेंशन। अगर लोड बहुत ज़्यादा छोटा है तो ओनली स्टील विल रेजिस्ट द टेंशन, और ओनली कॉन्क्रीट एंड स्टील विल रेजिस्ट द टेंशन, ओनली कॉन्क्रीट एंड स्टील विल रेजिस्ट द कॉम्प्रेशन, ठीक है। तो बहुत ही छोटा लोड है, सबसे पहले तो लोड बहुत ही कम है, ठीक है। तो लोड बहुत कम होगा तो बोथ द कॉन्क्रीट एंड स्टील विल रेजिस्ट द टेंशन। अगर बहुत ज़्यादा लोड होता तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ द कॉन्क्रीट एंड स्टील विल रेजिस्ट द टेंशन, यानी कि टेंशन दोनों लेता है, ठीक है। और ये टेंशन क्या है, अगर लोड ज़्यादा रहता है तो आप लोग क्या बोलते हैं कि कंक्रीट क्या ले रहा है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ले रहा है, और जो टेंशन है वो कौन ले रहा है? हमारा स्टील ले रहा है, ठीक है। अगर लोड ज़्यादा होता है, लेकिन अगर लोड कम है तो हम क्या बोलेंगे कि लोड जो है वो दोनों ले रहा है, ठीक है। लोड जो है वो दोनों ले रहा है, यानी कि अगर बात करें कि पति और पत्नी, ठीक है, पति और पत्नी का शादी हो गया,
शादी हो गई तभी पति और पत्नी बन गए। तो कोई भी अगर लोड आता है, कोई भी अगर बीच में समस्या आता है तो क्या करते हैं, अगर छोटा समस्या है तो दोनों आपस में सुलझा लेते हैं। तो यही कंक्रीट और स्टील जो है वो हमारा सेम होता है। कंक्रीट और स्टील जो होता है वो दोनों लोड लेता है। अगर समस्या क्या है, छोटा है, लोड क्या है, अगर छोटा है तो क्या होगा, दोनों ही लोड लेके संभाल लेंगे। यानी कि अगर छोटी समस्या है तो दोनों मिलकर सुलझा लेंगे, लेकिन अगर बड़ी समस्या है तो हम लोग कहाँ जाते हैं कि जाओ भाई, पति को क्या छोड़ दो, पति को नहीं, पति को जाओ भाई कि जाओ टेंशन तुम ही लो, ठीक है, टेंशन क्या लो तुम ही लो। यानी कि टोटली रेनफोर्समेंट पे चला गया टेंशन। पत्नी बोलती है नहीं हम टेंशन नहीं लेंगे सारी, ठीक है। तो पत्नी टेंशन नहीं लेगी, लेकिन पति को टेंशन लेना पड़ता है। इसीलिए क्या हम लोग बोलते हैं कि जो भी लोड आएगा वो कौन लेगा, रेनफोर्समेंट लेगा, ठीक है। रेनफोर्समेंट इज अ पति एंड कंक्रीट इज अ पत्नी, ठीक है। तो अगर कंक्रीट को पत्नी माने और रेनफोर्समेंट को पति माने तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक है। नाउ तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है। अभी हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारा और भी क्वेश्चंस आएगा पार्ट 2 में, ठीक है। दिस इज़ द पार्ट 1, ये हो गया हमारा। पार्ट 2 में अभी नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अगर लंबा होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू।